नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार और नफरत, विश्वास और धोखा, ये शब्द अपने मायनों में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन असल में प्यार और नफरत के बीच एक मामूली सी लकीर होती है, और जब भी किसी कारण से ये लकीर मिट जाती है तो अपराध अपने पैर पसारने लगता है। आज की कहानी भी ऐसी है, जहां रिश्तों के बीच का अटूट प्यार कब नफरत में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है और काफी बदबू भी आ रही है। ताला तोड़ दो। बेटा क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? वहाँ मुंबई में सब ठीक तो है ना? पापा बहुत देर से बरखा का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। 12 महीने पहले जब तू यहाँ दिल्ली आया था ना, तब से लेके रोज मैं यही नाटक देख रही हूँ। माँ, बरखा जानती है कि कंपनी ने मेरा ट्रांसफर किया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। काम क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये सब उसे क्या पता। अरे बीना, तुम कभी भी शुरू हो जाती हो बहू को लेकर, और उससे आज तक हम मिले तो है नहीं। हाँ, तो मैं मिलना भी नहीं चाहती उस औरत से। हेलो कविता आंटी, मैं प्रकाश। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हारा और बरखा का फिर से झगड़ा हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा बरखा फोन नहीं उठा रही है काफी देर से। आप प्लीज जाकर देखेंगी और उसे बोलेंगी कि फोन कर ले वो मुझे। तुम दोनों के झगड़े में सबसे ज्यादा टेंशन मुझे होती है। मैं जा रही हूँ। थैंक यू आंटी, प्लीज। आंटी। हाँ बेटा, मैं बहुत देर से बेल बजा रही हूँ, लेकिन लगता है घर में कोई नहीं है। अच्छा आंटी, शायद हो सकता है कि बरखा कहीं बाहर गई हो। लेकिन अभी तो रात के 10 बज रहे हैं इस टाइम। हो सकता है आंटी वो अपनी फ्रेंड राशि के साथ हो, मैं उसे ट्राई करता हूँ। हेलो। हाय राशि, बरखा है क्या तुम्हारे साथ? बरखा? नहीं, मैं तो अहमदाबाद में हूँ। कोई बात है क्या? नहीं, वो एक्चुअली बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। कविता आंटी घर भी गई तो उन्होंने कहा कि घर पे भी कोई नहीं है, तो मुझे लगा शायद तुम्हारे साथ होगी। नहीं प्रकाश, वो मेरे साथ नहीं है। हो सकता है किसी काम से बाहर गई हो और फोन स्विच ऑफ हो गया हो। हाँ, हो सकता है। या फिर तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ हो। नहीं नहीं, चलो मैं रखता हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। कई बार घंटे बजाए, लेकिन कोई खोल नहीं रहा। लगता है बरखा अभी तक आई नहीं है। ओके आंटी, मैं राशि से एक बार और बात करता हूँ। बरखा का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। ठीक है। नहीं, मुझे बरखा का कॉल नहीं आया। या आई हैव गॉट द टिकट्स। यार मुझे डर था कि कहीं इतनी जल्दी में टिकट मिलेगी कि नहीं। या थैंक यू सो मच। प्रकाश, अरे सूटकेस लेके कहाँ जा रहा है? माँ, 2 दिन से बरखा का फोन नहीं लग रहा है। बाबू, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। हाँ बेटा, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सुन बेटा, वहां पहुंच के फोन कर देना।
बरखा, 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 बरखा। एक मां ने अपनी ममता, अपने प्यार की मिसाल पेश की थी। बरखा ये जान गई थी कि हत्यारे उसके साथ साथ उसकी बेटी की भी हत्या करना चाहते हैं। उसने अपनी समझ और अपनी हिम्मत से अपनी बेटी की जान बचा ली और खुद अपनी बलि चढ़ा दी। ये बात तो साफ थी कि बरखा उन कातिलों को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? चोरी, रंजिश या नफरत? और अपनी नफरत को इस हद तक ले जाने वाले वो अपराधी थे कौन? एक मां ने अपनी मासूम बच्ची को उन कातिलों से तो बचा लिया था, लेकिन क्या वो बच्ची अब भी सुरक्षित थी? क्योंकि जिस अलमारी में वो बंद थी वहां से बाहर निकल पाना उसके लिए असंभव था। और अगर वो ऐसे ही बंद रही तो उसकी जान, उसकी जिंदगी अब भी खतरे में थी। पीयू, 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 पीयू। चलो बात लो, आप लोग बाहर जाइए। ठीक है सर किसी ने मेरी बीवी को मार दिया सर। मेरी बेटी भी गायब है, 8 साल की है सर। पीयू नाम है उसका। पूरा घर ढूंढ लिया सर, कहीं नहीं। सर प्लीज उसे ढूंढिए सर। अब बैठिए, हम देखते हैं। सर प्लीज देखते हैं आप कौन है? मैं इनकी पड़ोसन। स्मिता, सर गला काट के मारा गया है। कुलकर्णी सारे घर की अच्छे से तलाशी लो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। ओके सर। क्या नाम बताया आपने? प्रकाश। देखिए, मुझे लगता है कि जिसने आपकी पत्नी को मारा है, आपकी बच्ची भी शायद उसी के पास। आपको कोई कॉल आया रैंसम वगैरह की? नहीं सर। 2 दिन से कहाँ थे? दिल्ली में था सर। किस काम से गए थे? मैं वहीं रहता हूँ सर। फैमिली से दूर? कोई खास वजह? नहीं सर, बस 1 साल पहले मेरा ट्रांसफर हुआ तो मैं वहीं शिफ्ट हो गया। तो आपकी पत्नी और आपकी बच्ची आपके साथ दिल्ली क्यों नहीं गई? मैंने बोला था बरखा को चलने के लिए, उसे अस्थमा था, तो उसने कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन में इसको प्रॉब्लम होगी। और हमारी पीयू का जन्म भी 7 महीने में ही हो गया था, तो उसने कहा कि उसके लिए भी दिल्ली ठीक नहीं है। हादसे की खबर आपको कब लगी? मैं 2 दिन से बरखा को ट्राई कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। मुझे घबराहट सी होने थी, इसलिए मैं आज सुबह मुंबई आ गया। और जब घर आया तो देखा कि सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, सिर्फ बहुत छोटी है सर। पीयू की फोटो दिखाइए आप। हाँ सर मेरा मोबाइल चोरी हो गया था कुछ दिन पहले, ये अभी लिया है, इसमें नहीं है। कोई फोटो नहीं है आपके पास पीयू की? होगी सर, पीयू की अलमारी में होगी। क्या हुआ? सर ये कभी लॉक नहीं रहती है, चाबी।
बॉडीला पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवा. सर कुछ समझ नहीं आ रहा है. बरखा का मर्डर हो चुका है, घर में चोरी हुई थी और बच्चे इस तरह अलमारी में बंद. पिछले 3 दिन का बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और जरा वॉचमैन से पूछताछ करो. ओके सर. सर पूरे घर में कहीं भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है. सर इसका मतलब ये हुआ कि बरखा हमलावर को अच्छी तरह से जानती थी. इसका फायदा उठा के वो घर में घुसा. फिर बरखा ने उसके लिए चाय बनाई. फिर मौका पाकर उसने वारदात को अंजाम दिया. कुलकर्णी, हमलावर एक से ज्यादा था. ये देखो, चाय के टोटल 3 कप टूटे हैं. इसका मतलब 2, 3 या शायद उससे ज्यादा लोग आए थे. एक और बात, चलो ये देखो कुलकर्णी, बच्ची के कमरे के दरवाजे को फोर्सफुली तोड़कर खोला गया. हो सकता है कि जब बरखा उन लोगों के लिए चाय लेके आई और उसने अपने आप को कमरे में बंद करने की कोशिश की. सर देखकर तो लग रहा है कि हमलावर चोरी के इरादे से आया था. बरखा का फोन, मोबाइल, ज्वेलरी सब कुछ गायब है. और सर दूसरे कमरे की अलमारी भी पूरी तरह से खुली हुई है. सामान इधर उधर बिखरा हुआ है. डॉक्टर साहब कैसी है पीहू? घबराने की कोई बात नहीं है. डिहाइड्रेशन और डर की वजह से आपकी बेटी बेहोश हो गई थी. हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, वो होश में आ जाएगी. मैं मिल सकता हूँ उससे? अभी आप बच्ची से नहीं मिल सकते. होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा. थैंक यू डॉक्टर. आपको किसी पे शक है? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर. कभी कभी दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक होती है. कातिल बड़ी आसानी से घर में दाखिल हुए थे. बरखा ने उनके लिए चाय भी बनाई थी. शायद बरखा को उनके इरादों की भनक लग गई, इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. और शायद उसे ये भी डर लगा कि वो बच्ची को मार सकता है, इसीलिए उसने पीहू को अलमारी में लॉक कर दिया. सर लेकिन मेरी बीवी और बच्चे को मार के किसी को क्या मिलने वाला था? ये तो वही लोग बता सकते हैं. आप एक बात बताइए, आपने 2 दिन तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं? सर ऐसा पहली बार नहीं हुआ था. पहले भी बरखा कई बार मोबाइल बंद कर चुकी थी. जब भी कभी मुझसे नाराज हो जाती थी वो मोबाइल बंद कर लेती थी. और अभी 2 दिन पहले भी हमारी बहस हुई थी. जिंदगी काटने और गुजारने में फर्क होता है बरखा. जिंदगी जितनी लंबी लगती है उतनी ही छोटी होती है. और हम लोग अपनी जिंदगी के कीमती पल ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं. तो क्या करूं? जितनी जिंदगी बची है उसे भी खत्म कर दूं? तुम तो जानते हो ना मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है. और मम्मी आज तक मिली नहीं हूं उनसे, लेकिन फोन पर जितनी भी बात हुई है ना, उससे तो ऐसा लगता है कि अगर 4 दिन भी हम साथ में रहना तो वैसे ही नहीं बचूंगी. तुम माँ की फिक्र मत करो, वो दिल की बुरी नहीं है. लेकिन दिल्ली की हवा, तुम तो जानते हो ना वहाँ कितना पॉल्यूशन है. सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा मेरा वहाँ. और पीहू का तो सोचो. देखो अगर हम साथ रहेंगे तो. 1 मिनट प्रकाश, अगर तुम्हें हमारे साथ ही रहना होता ना तो कब का ट्रांसफर लेकर मुंबई आ चुके होते. तुम्हें अगर साथ रहना है तो यहाँ आ जाओ, वरना जो करना है करो. मैं रख रही हूँ फोन. बरखा, जब बरखा इस तरह पहले भी फोन बंद कर देती थी तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप मुंबई तक आ गए? सर पहले जब भी वो फोन बंद करती थी तो मैं अपनी पड़ोस वाली कविता आंटी से बोलता था उससे बात कराने के लिए. लेकिन इस बार जब कविता आंटी घर गई तो बरखा घर पे नहीं थी. फिर मैंने राशि को फोन किया तो राशि ने बोला कि वो भी मुंबई में नहीं है. सर मुझे उसके बाद घबराहट सी होने लगी, इसलिए मैं मुंबई चला आया. हेलो बेटा, तुमने वहां पहुंचकर कोई फोन ही नहीं किया? वहां सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पापा. पापा प्लीज आप जल्दी आ जाओ. हाँ, लेकिन प्रकाश बात क्या है ये तो बता. पापा बरखा नहीं रही. बरखा नहीं रही? ये तू क्या कह रहा प्रकाश? और पीयू भी हॉस्पिटल में. हाँ बेटा, लेकिन तू अपना ख्याल रख और पीयू का भी ख्याल रखना. हम जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं. पापा प्लीज आप जल्दी आ जाओ. हाँ बेटा, हाँ. क्या हुआ? अरे वो कह रहा कि बरखा नहीं रही. आपने बरखा के घर वालों को खबर कर दी? सर बरखा का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था. पेरेंट्स की डेथ करीब 12 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई थी. फिर आप बरखा से मिले कैसे? मेरा मतलब आपकी और बरखा की शादी कैसे हुई? तो जिस होटल में मैं रुका था
बरका वहां पे रिसेप्शनिस्ट। या ओके ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी? क्या आपको नहीं पता किसी लड़की की फोटो खींचना गलत बात है? आप मेरी फोटो कैसे ले सकते हैं? अच्छा, चेक है। वो सॉरी सर, वो सॉरी से काम नहीं चलेगा। जी मतलब? आपको मेरा रूम जल्दी रेडी कराना होगा, प्लीज। श्योर सर। थैंक यू। वो हमारी पहली मुलाकात थी, फिर मेरी जॉब मुंबई में ही लग गई। हम लोग अक्सर मिलने लगे, फिर हम दोनों ने शादी का फैसला किया। आपके माता पिता इस शादी के लिए मान गए? नहीं सर, बरखा का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो लोग राजी नहीं हुए। ऐसा लग रहा जैसे किसी चीज को जोर से खींचने की कोशिश की। लगता है मदद की आवाज लगाने के लिए विंडो खोलने की कोशिश की। मौत का टाइम कब का? 12 तारीख को दोपहर 12 से 5 के बीच में इसकी चाकू से काटा गया। मेरा अंदाजा सही था, बरखा की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी। सर बिल्डिंग का सीसीटीवी पिछले 2 हफ्तों से बंद है और वॉचमैन ने भी उस दिन किसी को आसपास आते जाते नहीं देखा। सर वैसे तो उसकी ड्यूटी 12 घंटे की रहती है, लेकिन वो दिन में लंच के लिए जाता है और तकरीबन 4 बजे के आसपास छत पर पानी भरने। सोसाइटी वाले भी समझते नहीं है, वॉचमैन का काम है गेट पे रहना। हो सकता है उसकी उसी एक्टिविटी का फायदा लेके कातिल अंदर घुसे होंगे। एक काम करो, जरा आसपास की बिल्डिंग के सीसीटीवी कवरेज का पता करो, किसी का कवरेज इस गेट की तरफ है या नहीं। ओके सर। सर मुझे अभी भी इस प्रकाश पर डाउट है। प्रकाश और बरखा पिछले 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान प्रकाश का किसी के साथ अफेयर हो गया हो, या फिर बरखा का, और ये बात प्रकाश को पता चल गई। इनकार तो किसी भी पॉसिबिलिटी से नहीं किया जा सकता। ऊपर राशि से बात हुई? हाँ सर, फिलहाल वह अहमदाबाद में और कल मुंबई आ रही है। बरखा राशि की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हो सकता है कि राशि से कोई राज छुपा ना हो। वैसे एक काम और करो, प्रकाश और बरखा की कॉल रिकॉर्ड करो। ओके सर। कविता जी, आप प्रकाश और बरखा को कब से जानती हैं? 3 साल से वो लोग यहाँ रह रहे थे, तभी से जानती हूँ मैं उन्हें। अच्छा, तो दोनों का आपस में रिश्ता कैसा था? बहुत प्यार करते थे वो लोग एक दूसरे से, लेकिन अभी जब से प्रकाश दिल्ली गया है ना, तब बरखा थोड़ी रूठी रूठी रहती थी और 1-2 दिन बात भी नहीं करती थी उससे। मैंने समझा इस बार भी ऐसे कुछ होगा, लेकिन अच्छा, ये जब प्रकाश दिल्ली गया तो बरखा से कोई मिलने आता था? मेरा मतलब कोई भी औरत या आदमी? नहीं, बरखा बहुत रिजर्व थी, बस अपनी बच्ची में ही मस्त रहती थी वो। और मुझसे भी तभी बात होती थी जब उनका झगड़ा होता था और मैं फोन पे उनसे बात कराने जाती थी। मतलब कोई भी बरखा से मिलने नहीं आता था? उसके रिलेटिव्स भी नहीं? नहीं, उस बेचारी का तो कोई था ही नहीं। माँ बाप थे, वो केदारनाथ गए हुए थे और वहीं बस एक्सीडेंट में मारे गए बेचारे। उसके पेरेंट्स की डेथ करीब 12 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई थी। सर प्रकाश के हिसाब से बरखा के माँ बाप की मौत ट्रेन हादसे में हुई, लेकिन कविता के हिसाब से उसके माँ बाप की मौत हरिद्वार में बस एक्सीडेंट में हुई। सर कैसे पता किया जाए कि कौन सच बोल रहा है? हो सकता है दोनों सच बोल रहे हो, क्योंकि इस बारे में झूठ बोल के उनको क्या हासिल होगा? झूठ बरखा बोल रही। सालों पहले एक झूठ उसने प्रकाश से बोला और अब कविता जी को अपने माँ बाप की मौत की एक नई कहानी सुना दी। हो सकता है सर, लेकिन सर बरखा को इस तरह झूठ बोल के क्या मिलेगा? कुलकर्णी प्रकाश ने बताया था कि वो बरखा से एक होटल में मिला था जहाँ बरखा काम करती थी। जरा देखो उस होटल से बरखा के बारे में क्या पता चलता है। होगी सर। हेलो, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। ओके सर, हॉस्पिटल से फोन था सर, पीयू को होश आ गया। चलो बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? देखो आपके लिए हम क्या लाए। लो। अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम ना हमें एक अलमारी में मिली थी, वहां पर कैसे पहुंची? याद है कुछ?
मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा के पास जाना है। पापा है ना, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मम्मा के पास जाना। पापा शांत हो जाओ। प्रकाश जी, आप जरा एक बार उससे पूछ के देखिए, उसका बयान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा शांत हो जाओ। मम्मा के पास जाना है। पापा है ना अभी, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल आप हमें ये बताइए कि शादी से पहले बरखा कहाँ और किस होटल में काम करती है? जी हाँ सर, 6 साल पहले बरखा नाम की लड़की इसी होटल में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट का। कहिए ना, आप क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? बरखा रहने वाली कहाँ की थी? सर ये नहीं पता। अच्छा, जब बरखा यहाँ पे काम करती थी तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए होंगे। हाँ सर, हम अपने एम्प्लॉयज़ का वेरिफिकेशन करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखते हैं। हमें वो फाइल देखनी है। जी अभी मंगाता हूँ सर, शादी से पहले बरखा जिस होटल में काम करती थी, वहाँ से पता चला है कि बरखा कानपुर के उन्नाव की रहने वाली है। और जब मैंने उन्नाव पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि बरखा 12 साल पहले किसी नंदन सिंह के साथ वहाँ से भाग गई है। नंदन सिंह। बरखा की मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बरखा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा पुलिस के सामने आया था जिसने इस केस को नई दिशा दे दी। 12 साल पहले बरखा नंदन नाम के एक शख्स के साथ उन्नाव के एक पास के गांव से भागकर मुंबई आई थी। लेकिन उसके बाद बरखा की जिंदगी में क्या हुआ, नंदन और बरखा के रास्ते अलग क्यों हुए और क्यों बरखा अपने पति और अपनी जान पहचान के लोगों से झूठ बोल रही थी, ये अब तक एक राज था। इंसान या तो मजबूरी में झूठ बोलता है या फिर तब जब वो कुछ गलत करता है। तो बरखा के झूठ बोलने की वजह क्या थी, आखिर सच क्या था? आपसे बरखा ने किसी नंदन का जिक्र किया था? नंदन? नहीं सर, मैं किसी नंदन को नहीं जानता। कौन है ये? बरखा ने आपसे कई सारी बातें छुपाई हैं। पहले ये कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। क्या? दूसरी ये कि वो कानपुर के पास उन्नाव की रहने वाली थी। आज से 12 साल पहले उसका नंदन के साथ अफेयर था और वो उसी के साथ भागकर यहाँ आई थी। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? बरखा ये सब? आपको सचमुच बरखा के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि बरखा के पेरेंट्स जिंदा है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, बरखा इतना बड़ा झूठ मुझसे नहीं बोल सकती। झूठ तो आपसे बोला गया है, अब हमें ये पता करना है कि और कौन कौन झूठ बोल रहा है। सर यहाँ तो नंदन का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुलकर्णी, प्रकाश को देख के तो नहीं लगता कि उसे नंदन के बारे में कुछ भी पता है। सर फिलहाल तो सारा शक इस नंदन के ऊपर जा रहा है। कुलकर्णी, तुम उन्नाव जाओ और पता करो कि बरखा और नंदन की जिंदगी में हुआ क्या था। मुझे भी लगता है कि बरखा की हत्या के तार उन्नाव से जुड़े हुए हैं। ओके सर। प्रकाश, बेटी डरो मत बेटा, हम तुम्हारे दादा दादी हैं। वो पापा आप लोगों से शायद पहली बार मिली है ना, इसलिए। बरखा भी इसे घर से बाहर ज्यादा जाने नहीं देती थी। आसपास के लोगों से ना खुद बात करती थी ना पीयू को करने देती थी। बेटा ऐसा वही लोग करते हैं जिनके मन में चोर होता है। और प्रकाश, तुझे बरखा के बारे में पुलिस ने सब बता दिया ना? देख लिया ना कैसी थी वो? अरे झूठ बोलकर शादी की थी तुझसे। प्लीज मुझे चुप कराने से क्या होगा? जो हुआ वो बदल जाएगा। उस बरखा के साथ ना यही होना चाहिए था, जैसी करनी वैसी भरनी। खुद तो चली गई और तुझे छोड़ गई। देख पूरी जिंदगी पड़ी है तेरी। वीना, तुम जो मुझे इस तरह चुप करा देते हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। माँ हूं मैं इसकी, बुरा नहीं चाहूंगी। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम इसका भला नहीं चाहती? नहीं, बुरा तो हो गया, कर गई ना इसकी माँ बुरा। माँ, पीयू, क्या हरकत है ये? हाँ प्रकाश, बच्ची है, कोई बात नहीं। ये सब तेरी माँ इतनी बड़ी समझदार नहीं है, उस बच्ची को क्यों डांट रहा है? अवध जी, आप कुलकर्णी साहब मुंबई से आए और ये नंदन सिंह के माता पिता हैं। साहब, हमें सच कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पहले उसे पैदा करने की कीमत हम चुका चुके हैं, वो तो पहले ही मर चुका है हमारे लिए। देखिए आप घबराइए मत, हमें बस आपसे पूछताछ करनी है।
नंदन और बरखा के बारे में। अरे साहब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? देखिए शायद आपको पता नहीं है लेकिन बरखा का खून हो गया। साहब उसमें हम क्या कर सकते हैं साहब? वैसे ही हमारी जिंदगी जीते जी नरक बन चुकी है उन दोनों के कारण। क्या समझते हो तुम लोग? तुम बाप बेटे मेरे बेटी को भगा के ले जाओगे और मैं यहाँ शांति से बैठा रहूंगा? जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी सड़ना यही तू। सर हम सही कह रहे हैं, हम कुछ नहीं किया, सच बता रहे हैं। क्या केस बनाना है इस पे? किडनैपिंग का केस बनाओ। तो नहीं सर, पर ऐसा मत कीजिए सर। सब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब, इसका करियर बर्बाद हो जाएगा साहब। कल इसका बैंक के लिए इंटरव्यू है साहब, इसको जाने दीजिए। हम मेरी बेटी को लेके आ और अपने बेटे को ले जाओ। सर प्लीज सर बात सुनिए सर प्लीज। साहब ऐसे औलाद भगवान दुश्मन को भी ना दे। मेरा बड़ा बेटा केवल उसकी बैंक में नौकरी लगने वाली थी, वो तो बेचारा इंटरव्यू भी नहीं दे पाया। मेरी छुट्टी की शादी टूट गई और पता नहीं कितने दिन हमने उस शंभू के खौफ में गुजारे। साहब उन दिनों बरखा का पिता शंभू हेड कांस्टेबल हुआ करता था। ये बात भी सही है कि उसने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी बरखा और नंदन का कुछ पता नहीं चला इतने सालों तक। शंभू अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ही साहब को खबर लगी उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कहते हैं ना समय सब कुछ भुला देता है। जिस केवल को मार पीट कर कभी इसने जेल में बंद कर दिया था, आज उसी केवल के साथ एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। साथ में उठना बैठना दोनों का। राशि जी आपको 2 दिन पहले बुलाया था, आप अब आ रही हैं? सर एक्चुअली मैं अहमदाबाद गई हुई थी और वहाँ मुझे अर्जेंट काम था, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। आपकी फ्रेंड का मर्डर हो गया। खैर पता चलने के बाद भी आप नहीं आई। कब से जानती थी आप बरखा को? यही करीब 10-11 सालों से। सर हम दोनों हॉस्टल में साथ रहते थे। तो इतने सालों में कभी उसने आपको बताया कि वो पहले से शादीशुदा थी? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि प्रकाश से शादी करने से पहले वो एक शादी और कर चुकी थी। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पहली बार ये सुन रही हूँ। मतलब बरखा ने ये बात आपसे भी छुपाई? आपकी बरखा से आखिरी बार बात कब हुई थी? हादसे से 1 दिन पहले रात को। किस बारे में बात हुई? यही कि मैं अहमदाबाद जाने वाली हूँ। अच्छा ये बताइए, बरखा और प्रकाश के बीच में रिलेशन कैसा था? सर वो दोनों बहुत ही हैप्पी कपल्स थे। प्रकाश का दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद उन दोनों के बीच दूरियां जरूर आ गई थी, लेकिन सर उन दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था। प्रकाश के दिल्ली जाने के बाद बरखा से कोई मिलने आया करता था क्या? मेरा मतलब है उसका पहला पति नंदन या फिर कोई और? सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। प्रकाश का किसी लड़की से अफेयर वगैरह था क्या? या फिर बरखा को इस बारे में कोई शक हुआ हो या उसने आपसे ऐसी कोई बात शेयर की हो? नहीं सर। ठीक है आप जा सकती हैं, और शहर से बाहर जाने से पहले हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी सर। सर प्रकाश और बरखा की कॉल रिकॉर्ड्स आई है। हमारे काम का कुछ मिला? सर इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे उनकी ज़्यादा बातें होती थी, और प्रकाश और बरखा के आपस में भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। बरखा मर्डर केस एक जगह पर आकर रुक सा गया था। बरखा ने सभी से अपना अतीत छिपाया था। नंदन जिसके साथ वो घर से भागी थी उसका कहीं कुछ पता नहीं था। आखिर इन दोनों के अलग होने की वजह क्या थी, जबकि इन्होंने अपने प्यार की वजह से अपनों से भी दुश्मनी मोल ले ली थी। पुलिस का ऐसा मानना था कि भले ही बरखा का मर्डर 12 मार्च 2017 को हुआ था, लेकिन उसकी हत्या के तार 12 साल पहले से भी जुड़े हो सकते थे। पुलिस को प्रकाश पर भी शक था कि कहीं उसे बरखा के अतीत के बारे में पता तो नहीं चल गया था। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। प्यार और नफरत से भरे कई चेहरों के बीच बरखा की बेटी अपनी मां को ढूंढ रही थी। उसकी मां उसके सामने आई भी, लेकिन आखिरी बार। क्या रे, लोन तो ले लिया तूने, किस्त क्यों नहीं चुकाई? किस्त चुकाने में नानी मर जाती है क्या तेरी? 2 महीने हो गए, एक भी किस्त नहीं आई, क्यों? हेलो हेलो शंभू जी, मैं उन्नाव पुलिस स्टेशन से PSI यादव बोल रहा हूँ। आप और आपके जोड़ीदार केवल थाने आ जाओ। वक्त वक्त की बात है साहब, हम भी ड्रेस पहनकर सीना चौड़ा करके आते थे यहाँ, और आज इस तरह आना पड़ रहा है। अगर वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज भी सीना चौड़ा होता तुम्हारा। छोड़िए, जाने दीजिए ये सब बातें, मुद्दे पे आइए।
क्यों बुलवाया बताइए। मुद्दे की बात यह है कि बरखा का मर्डर हो चुका है। बहुत दुख हुआ ये जानकर, पर हैरानी नहीं हुई। किसने मारा बरखा को? नंदन ने? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शक तो हमें भी नंदन पर है। नहीं सर, नंदन उसे नहीं मार सकता, बल्कि वो तो उससे बहुत प्यार करता था सर। बरखा ने 10 साल पहले नंदन को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। जो लड़की बाप की नहीं हुई वो नंदन की कैसे होती? सर, अगर ये बात सच है कि बरखा ने नंदन को छोड़ दिया है, तो फिर पक्का नंदन ने उसे मार दिया होगा। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, और आज के बाद अगर मेरी बेटी को देखा ना, तेरा भाई, बाप, खानदान सबको मारूंगा, जान से मार दूंगा। सुना क्या धमकी देके क्या हो जाती आते? हाँ, अबे अपना नहीं तो हम लोग का तो ख्याल करो। हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। हमको हमारी बरखा से कोई अलग नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खुद तो डूबोगे, हम लोग को भी ले डूबोगे। इतना मतलब ही कैसे हो सकते हो तुम? भैया, प्यार नहीं किया ना, नहीं समझोगे। सर, नंदन अच्छी तरीके से जानता था कि वो पूरे परिवार को मुसीबत में डाल रहा है, फिर भी उसने माँ बाप भाई बहन के सामने अपने प्यार को ही चुना। सोचिए सर, वो बरखा से कितना प्यार करता हो। हाँ कुलकर्णी। सर, पिछले 6 सालों में नंदन और बरखा ये दोनों ही अपने परिवार के टच में नहीं है। सर, ऑनर किलिंग से ज्यादा ये मामला धोखे और बदले का लगता है, क्योंकि सर नंदन के छोटे भाई केवल का कहना है कि नंदन बरखा को पागलों की तरह प्यार करता था। अगर प्यार पागलों की तरह करता था तो उसकी नफरत भी कम पागलपन से भरी नहीं होगी। एक काम करो, तुम वापस आ जाओ और इस नंदन सिंह का एक फोटो भेजो, जरा उसको ढूंढते हैं। ओके सर, ठीक है यादव जी, थैंक यू। इस आदमी को कहीं देखा है आसपास? नहीं साहब, इसको तो नहीं देखा। इस आदमी को देखा कभी आपने? हाँ सर, अभी 2 महीने पहले देखा था। एक काम करो, तुम यहाँ उतर जाओ, मैं पार्क करके आता हूँ। छोड़ो, छोड़ो। कौन था वो? हाँ, कहाँ गया? पता नहीं कौन था, ऐसे ही अचानक से आके मेरा हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती करने लगा। मैं चीखने ही वाली थी, वो भाग गया, लेकिन पता नहीं। पुलिस स्टेशन चलो, ऐसे लोगों की कंप्लेन करनी चाहिए, सालों का सजा मिलनी चाहिए। चलो। नहीं रुको, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, छोड़ो। ऐसे लफंगों के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो छोड़ो, घर चलो। बरखा तू घर चलो, घर चलो ना प्लीज। पर ये है कौन सर? नंदन, बरखा का पहला पति। क्या? नंदन का फोटोग्राफ सारे खबरों में बांट दो और उसके घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। ओके सर। सर, गांव में या घर में जरूर किसी ना किसी के कांटेक्ट में होगा। कुलकर्णी, अभी सारा फोकस नंदन पे रखो, हो सकता है उसी ने बरखा को मारा हो। ओके सर। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? आप मेरे साथ मेरे रूम में सोना। आंटी जी, प्रकाश है? हाँ प्रकाश। अरे राशि, आओ ना। माँ, ये राशि है, बरखा की फ्रेंड। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। पीहू बेटा, आपने खाना खाया? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? देख, लड़की अच्छी लग रही है, शादी कर ले। माँ की बरखा की चिता क्या ठंडी भी नहीं हुई, और आप
तो क्या करूं? हाँ, कब तक जिंदा बैठे रहेंगे हम लोग? मैं इतना ही चाहती हूँ ना कि तेरी शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए। और अब तो तू एक बच्चे का बाप भी है, कौन देगा अपनी अच्छी लड़की? बोल। मैं नहीं करनी मुझे शादी। जी सर। आपकी पत्नी कहाँ है? क्या हुआ साहब? कोई गलती हो गई क्या हमसे? आपने तो कहा था कि आपके घर में किसी की कोई बात नहीं होती नंदन से, लेकिन आपकी वाइफ की तो हर हफ्ते बात होती है उससे। नहीं साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कैसे बात कर सकती है उससे? हमने तुम सबके कॉल डिटेल्स निकाले हैं। तुम्हारी पत्नी के नंबर से एक नंबर मिला है मुंबई का। बोलो, मुंबई में किससे बात करती थी वो? मुंबई में? हाँ साहब, वो नंदन का ही नंबर है, मैं बात करती हूँ उससे। और ये बात तुमने आज तक छुपाई रखी है हमसे? हाँ, नहीं बताया मैंने। आप लोग हर बात के लिए उसको ही कसूरवार ठहराते थे। आप लोग अपनी तकलीफ दिखती है, मेरी नहीं। एक माँ का दर्द नहीं समझ सकते आप लोग। लास्ट टाइम नंदन से कब बात हुई थी आपकी? साहब 8 मार्च को, लेकिन उसके बाद से उसका फोन ही नहीं मिला। आप पता कर दो ना, मेरा बेटा ठीक तो है? सर, उन्नाव पुलिस ने जो नंबर दिया था वो नंदन का ही है। मैंने उसका एड्रेस भी निकाल लिया। सर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है और काफी बदबू भी आ रही है। ताला तोड़ दो। बरखा और नंदन के प्यार का अंत इतना भयानक होगा, इसका अंदाजा शायद उन दोनों को भी नहीं था। पुलिस के सामने नंदन की लाश पड़ी थी, जो खुद बरखा की हत्या का संदिग्ध था। पुलिस के सामने सवालों की लंबी लिस्ट थी। इन हत्याओं को किसने अंजाम दिया था? इन दोनों का हत्यारा कोई एक ही था या फिर अलग अलग? और 12 साल बाद किसने बरखा और नंदन से बदला लिया था? फिलहाल पुलिस को प्रकाश, केवल, शंभू और उन चोरों पर शक था जो चोरी की आड़ में मर्डर करने आए थे। लेकिन सवाल अब भी यही था कि इनमें से हत्यारा कौन था? नंदन इस हाल में मिलेगा उम्मीद नहीं थी। सर, बॉडी देखकर लग रहा है कि मौत हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सारे घर की तलाशी लो। बेटा, मैं तेरी दादी हूँ। हाँ, मैं तेरी माँ से गुस्सा थी और तूने भी तो मुझे मारा था ना? मारा था ना? अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों अपना अपना गुस्सा खत्म कर देते हैं। हाँ, ले बेटा, ये दवाई पी ले। बेटा, दवाई नहीं पियोगे तो तुम्हारी मम्मा नाराज हो जाएगी ना। हाँ, लो दवाई पी लो। क्या कर रही हो ये? और ये कौन सी दवा पिला रही हो आप इसको? ये इसकी दवा नहीं है ना। तुम भी रहने दिया करो। अपनी दवाई पीने का होश रहता नहीं तुम्हें, और बच्ची को दवाई पिलाई जा रही हो। पापा माँ कब आएगी? बोलो ना पापा, मामा कब आएगी? बोलो ना पापा, मामा कब आएगी? बेटा, तुम्हारी मम्मा नहीं आएगी अब। कितनी बार बोला है मैंने आपको, समझ में नहीं आता आपको? प्रकाश, सर, अंदर कुछ नहीं मिला।
हो सकता है कि मर्डर में किसी लड़की का हाथ हो। एक अकेली लड़की ऐसे आदमी को मार देगी, थोड़ा मुश्किल लगता है। जरा पता करो नंदन के घर किसका आना जाना था, और खास करके किसी लड़की। नहीं देखा नंदन को साहब, हफ्ते भर से तो बंद है इसका घर। घर हफ्ते भर से बंद है, तुम लोगों को बदबू नहीं आई? साहब अभी बाजू में नाला है, तो मैं सोचा उसमें से बाज भी सारी होगी। अच्छा, इसके घर में इसके अलावा और भी कोई आता था? मतलब कोई लड़का या कोई लड़की? साहब वैसे तो मैं किसी को देखा नहीं आते आते। हाँ साहब, लेकिन वहाँ पे रोड पे जो चाय की दुकान है ना, वहाँ पे चिंटू नाम का लड़का काम करता है। वो आता है चाय वाय देने कभी कभी। चिंटू तुम्हारी दुकान में काम करता है ना? कहाँ है वो? अब चिंटू तो अपने गाँव गया। उसका फोन नंबर? साहब वो अपने पास मोबाइल नहीं रखता था। उसके गाँव में किसी का फोन नंबर? नहीं साहब। उसका एड्रेस? साहब मुझे पूरा एड्रेस तो नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता है कि पटना के पास किसी गांव का रहने वाला है। तुम ऐसे ही बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी काम पे रख लेते हो क्या? नहीं साहब, गलती हो गई साहब। पास में नंदन सिंह का मर्डर हुआ है, जानते हो ना? चिंटू का वहाँ पे आना जाना था। हो सकता है इस मर्डर में उसका इन्वॉल्वमेंट हो। साहब वो ऐसा लड़का नहीं था साहब। वो कैसा लड़का है वो तो हम पता कर ही लेंगे। फिलहाल अगर उसका फोन आए तो उसे ये मत बताना कि हम उसके बारे में पूछ रहे थे। बच्चा बस करो, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए आंसू बहाने की। आप लोगों में से किसी को मुंबई चलना होगा उसकी लाश की शिनाख्त के लिए। देखिए साहब, पुलिस लावारिश लाश के साथ जैसा करती है ना, वैसा करिए उसके साथ। क्या क्या नहीं सहा है हमने उसके वजह से, क्या क्या नहीं सहा है, भूले नहीं है हम। इंस्पेक्टर साहब हमें माफ कर दीजिए, हम में से कोई नहीं आएगा वहां शिनाख्त करने के लिए। एक मासूम बच्ची जिसने अभी तक जिंदगी को समझा भी नहीं था, आज उसकी ही दादी अपनी नफरत की वजह से उसकी जिंदगी छीन लेना चाहती थी। क्या यह नफरत सिर्फ इसलिए थी कि प्रकाश की मां वीना बरखा को पसंद नहीं करती थी और अब वो प्रकाश की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी? क्या इस नफरत की वजह से बरखा की मासूम बच्ची की बलि भी चढ़ जाएगी? अरे रघु भाई, रघु भाई। लगभग 9 से 10 दिन पहले इसकी मौत हुई है। मतलब 7 या 8 मार्च। सर बरखा का मर्डर 12 तारीख को हुआ था। इसका मतलब है कि बरखा के मर्डर में इसका हाथ नहीं है। मल्टीपल स्टैबिंग हुई है। इसके पूरे शरीर में कई जगह धारदार हथियार से हमला किया गया और टोटल 17 घाव हैं इसमें। मतलब सब मारने वाला काफी नफरत करता था इससे। हेलो, क्या? ठीक है सर, नंदन के एरिया में एक और मर्डर हो गया है। माँ आप अकेले? बेटा उसने वो मेरा हाथ छुड़ा कर कहीं चली गई। क्या क्या? अरे छुड़ाकर चली गई? तुमने छोड़ दिया? अरे मैं आपको वहां से फोन करना चाहिए था ना। आप भी ना माँ, कहाँ थी वो? कहाँ छुड़ा उसने हाथ? वो मार्केट के पास। बेटा रुक, मैं भी आ रहा हूं। आइए साहब, मैंने फोन किया था, ये वाला घर है और लाश देखकर सबसे पहले मैंने आपको कॉल किया साहब। क्या नाम बताया? रघु? हाँ साहब। अकेले रहता था ये? हाँ साहब, 2 साल पहले इसकी बीवी छोड़कर चली गई थी, तब से अकेला रहता था। सर आसपास देखकर तो लग रहा है चोरी हुई है। कातिल चोरी के इरादे से आया था।
कोई चोरी क्यों करेगा? बहुत छोटा आदमी था साहब। सर आदमी छोटा था लेकिन शौक काफी बड़े रखता था। काफी महंगी दारू और ग्लासेस भी 2 हैं। कल रात कौन आए थे यहाँ? मैंने तो किसी को आते जाते हुए नहीं देखा साहब। सर ये फोन मिला। काफी महंगा फोन है। ये मोबाइल रघु का है? ये फोन रघु भाई का तो नहीं लगता साहब। कुलकर्णी जरा पता करो ये फोन किसका और कल रात यहाँ आया कौन था? ओके सर। कौन था ये रघु? क्या इसका नंदन और बरखा के केस से कुछ उसका और नंदन का एक ही बस्ती में रहना महज एक इत्तेफाक था? लेकिन रघु की खोली से पुलिस को कुछ शक पैदा करने वाली चीजें बरामद हुई थी कि दोनों हत्याएं वही करवा सकता है जो इन दोनों से बेहद नफरत करता हो। बरखा के पिता शंभू शर्मा और नंदन के भाई केवल सिंह के अलावा इन दोनों को मारने का मकसद प्रकाश के पास भी था, लेकिन पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। सर रघु के घर जो फोन मिला था वो फोन बरखा का ही है। इसका मतलब कि रघु की लिंक बरखा हो सकता है कि रघु ने ही बरखा को मार दिया और उसका फोन चुरा लिया हो, या फिर कोई उसके साथ शामिल भी हो सकता है जिसने बाद में रघु को मार दिया। लेकिन सर रघु और बरखा इन दोनों का कोई पर्सनल लिंक तो है नहीं सर। हो सकता है कि रघु को किसी ने बरखा और नंदन को मारने की सुपारी दी हो और फिर काम हो जाने के बाद किसी ने रघु को भी मार दिया हो। कौन दे सकता है सुपारी? नंदन का भाई और बरखा का बाप? एक काम करो, नंदन का बाप अवध और उसका भाई केवल, बरखा का बाप शंभू, प्रकाश के माता पिता और राशि, इन सब का बैंक स्टेटमेंट निकालो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस है तो कहीं ना कोई विड्रॉल दिखेगा। ओके सर। एक काम और करो, बरखा की बिल्डिंग और उसके आसपास के एरिया में पता करो कि 12 मार्च को किसी ने रघु का मूवमेंट वहां देखा है। ठीक है सर। सर बरखा का बाप शंभू और केवल ये दोनों उन्नाव की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और सर उस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और अक्सर 2 से 3 महीने में यहाँ आ जाया करते हैं। कुलकर्णी अगर ऐसा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि केवल को उसकी माँ से नंदन के बारे में पता चला होगा और उसने और बरखा के बाप शंभू ने मिलकर ये काम किया होगा। और बरखा की हत्या में भी इन दोनों का हाथ होना नकारा नहीं जा सकता। उन्नाव पुलिस से कहो कि इन दोनों से जरा पूछताछ करें। ओके सर। हाँ सर, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं अक्सर ऑफिस के काम से मुंबई जाता रहता हूँ। तो वहाँ नंदन से भी मुलाकात होती होगी? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि नंदन मुंबई में ही है। लेकिन तुम्हारी माँ को तो सब पता था। इनकी तो हर दूसरे तीसरे दिन उससे बात भी होती थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में रहकर तुम्हें कुछ पता ही ना हो? सर आप यकीन मानिए, माँ ने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया कि नंदन से वो बात करती हैं। हाँ साहब, मैंने केवल और उसके पिता को कभी नहीं बताया कि मैं नंदन से बात करती हूँ। असल में मुझे डर था कि अगर बरखा के बाप शंभू को ही पता चल गया कि नंदन कहाँ है तो वो उसे मार डालेंगे। केवल से पता चला है कि उसकी माँ ने बता दिया था कि नंदन मुंबई में है और उसके जरिए आपको भी पता था। क्या साहब, वर्दी उतरी है मेरी, पुलिस वालों के पैतरे नहीं भूला मैं। फिर आप हमारे तरीके हम ही पे आजमा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस के दिमाग का इस्तेमाल आपने कुछ गलत करने के लिए भी किया है। गलत सोच रहे हैं सर आप। मेरी बेटी बरखा ने जिस दिन मेरे घर की देहरी लांगी थी, मर गई थी वो मेरे लिए। ऐसा लगता तो नहीं है। नंदन के परिवार को काफी टॉर्चर किया आपने। इन्वेस्टिगेशन कर रहा था सर, उन पे शक था लड़की को अगवा करने का। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सस्पेंड हो जाता है क्या? देखो साहब, फालतू की पूछताछ से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिले आपको तो फांसी पे लटका देना। अभी चलता हूं। सर उन्नाव पुलिस के मुताबिक शंभू बहुत ही शातिर इंसान है सर। अगर उसका और केवल का कुलकर्णी क्रिमिनल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। इस आदमी को देखा है आपने? हाँ साहब, जानता हूँ, ये तो रघु है। रघु है ये तो हमें भी पता है। अच्छा, जिस दिन बरखा का मर्डर हुआ 12 तारीख को, क्या ये बिल्डिंग में आया था? 12 तारीख? हाँ साहब आया था, लेकिन वो बगल वाली बिल्डिंग में गया था, इस बिल्डिंग में नहीं आया था। और साहब इसके साथ एक आदमी और भी था। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? साहब उसका चेहरा तो हम नहीं देख पाए। अच्छा, इस बिल्डिंग में वो किसके घर गया था ये तो पता होगा? अरे साहब ये तो उसने नहीं बताया। क्या कि अक्सर वो यहाँ आता रहता है लोगों के घर पुताई करने। अच्छा, उस बिल्डिंग के वॉचमैन को जानते हो? साहब हम ही है। वो क्या है, दोनों बिल्डिंग साथ साथ में है तो हमको 2000 बढ़ा के दे देते हैं।
फिर दोनों ही बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड है और ये आसान रास्ता है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग के अंदर आने का। हो सकता है कि रघु और उसका दोस्त इसी रास्ते का यूज करके यहाँ पे आए हों और बरखा के घर घुसे हो सकता है सर। तुम एक काम करो, ये रघु और उसके साथ जितने भी दोस्त हैं सबको पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। कितने सालों से जानते हो रघु को? 4-5 साल हो गए साहब। तुम लोगों को क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? थोड़ा गर्म दिमाग का तो साहब, लेकिन उसकी ऐसी कोई दुश्मनी होगी बोल नहीं सकते साहब। इन दोनों को देखा है उसके साथ? सर, अब रघु किससे मिलता है, किसके साथ उसकी दुश्मनी है, ये सब आपको अच्छी तरह जगन बता सकता है। जगन उसका बहुत ही खास था सर। जगन? जी हाँ। अरे जगन के बारे में हमने भी सुना है, लेकिन उसका घर और फोन दोनों ही बंद है। ये जगन की कोई फोटो वोटो है? हाँ साहब, मेरे मोबाइल में है उसकी फोटो। शिंदे ये फोटो ले लो। कुलकर्णी, अगला नंबर उसका भी हो सकता है। सर आइए। सर मेरी बेटी पीहू खो गई है। सुबह माँ के साथ बाहर गई थी, उसके बाद से दिख नहीं रही है। कब हुआ ये? सर अभी कुछ देर पहले ही। आपने देखा आसपास? हाँ सर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, उसको ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज सर कुछ कीजिए सर। हाँ सर, नाला सोपारा पुलिस स्टेशन से खबर आई है, उन्हें एक बच्ची मिली है, 8 साल की है। कोई औरत उसे वहाँ पे छोड़ के चली गई। सर बच्ची बहुत डरी हुई है और कुछ बोल नहीं रही है सर, इसलिए उन्होंने एक फोटो भेजा है। सर ये तो पीहू का फोटो है। सर ये तो पीहू है। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा दूं, आप जाकर के बच्ची को ले सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कुलकर्णी, बच्ची का इस तरह से दादी से बिछड़ जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी बरखा ने पीहू को अलमारी में बंद कर दिया था। कहीं ये प्रकाश हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, या फिर बच्ची को लेकर कोई ऐसी बात है जो अब तक हमारे ध्यान में नहीं आई। एक काम करो, जरा पता करो ये पीहू का बिछड़ जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर प्लान था। ओके सर। देखो माँ, आज के बाद आप पीहू को कहीं बाहर लेकर नहीं जाएंगी। मतलब तू कहना चाहता है कि मैं उसे जानबूझकर छोड़कर आई हूँ? वो कुछ नहीं कहना चाहता, वो ये कहना चाहता है कि तुम शांति के साथ घर में बैठो, कुछ मत करो। बेकार में एक नई मुसीबत खड़ी कर देती हो। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस लापरवाही को लेके पुलिस हम पर शक करने लगे, तुम प्रमोद प्रकाश पे ये शक करने लगे कि कहीं हमने तो अपनी बहू को नहीं मरवा डाला। बरखा की बेटी पीहू फिलहाल तो सही सलामत थी, लेकिन प्रकाश की मां वीना ने पहले भी उसकी हत्या करने की कोशिश की थी और इस बार भी उन्होंने पीहू की जिंदगी छीनने की एक नाकाम कोशिश की थी। उनका सच अब तक किसी के सामने नहीं आया था, इसलिए पीहू की जिंदगी अब भी हर पल खतरे में थी। लेकिन पुलिस को वीना पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। क्या पुलिस के सामने वीना का सच आ पाएगी? सर, नाला सोपाड़ा में जहाँ पीहू मिली थी वहाँ मैंने सभी जगह पूछताछ की। सर पता नहीं चल पाया कि दादी ने अपनी बच्ची को जानबूझ के छोड़ा था या फिर गलती से, क्योंकि सर वो एरिया काफी भीड़ भाड़ वाला है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुलकर्णी, कड़ियां उलझती जा रही हैं। बरखा का बाप और नंदन का भाई ये तो शक के दायरे में थे ही, लेकिन मुझे ये प्रकाश और उसकी फैमिली भी क्लीन नजर नहीं आ रही। सर पीहू के बारे में एक बात है जो बहुत दिनों से खटक रही है। सर पीहू के फीचर्स अपने माँ और बाप दोनों से नहीं मिलते। कुलकर्णी, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे दादा दादी या फिर नाना नानी जैसे दिखते हैं। सर मैंने उसके नाना नानी से भी मुलाकात की है, वो उनके जैसे भी नहीं दिखती। पीहू? पीहू कहाँ गई? पीहू? क्या हुआ प्रकाश? हाँ? क्या हुआ पीहू बेटा?
ये लड़की तो और ना तुझे दिन में चैन लेने देती है ना रात में सोने देती है। क्या हुआ पीयू बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मामा बहुत रात हो गई है ना, चलो हम अंदर चल के सो जाते हैं, ठीक है? मुझे मामा के पास सोना है। प्रकाश ऐसा कर, इसकी माँ की तस्वीर में ना इसके कमरे में ले जा। हम मम्मा की फोटो अंदर लेके चलते हैं, फिर वो हमारे साथ रहेगी ना, ठीक है? चलो। सर आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आपकी बेटी पीयू आप ही की बेटी है या आपने उसे अडॉप्ट किया? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? पीहू मेरी और बरखा की ही बेटी है। तो जब पीयू पैदा हुई उस वक्त आप बरखा के साथ थे? नहीं सर, जब पीहू पैदा हुई तो मैं यूएस में था। तो आपके पेरेंट्स तो होंगे बरखा के साथ? नहीं सर, हम भी वहां नहीं थे। दरअसल इस शादी से हम लोग खुश ही नहीं थे, और जब प्रकाश वहां नहीं था तो फिर हम सर मैं आने ही वाला था, लेकिन पीहू का जन्म 2 महीने पहले ही हो गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान बरखा अकेली थी? नहीं सर, उसकी फ्रेंड राशि उसके साथ थी। एक्चुअली बरखा राशि के साथ ही रह रही थी। बरखा के पति प्रकाश ने हमें बताया कि बरखा प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ थी। नहीं सर, बरखा मेरे साथ नहीं थी। दरअसल उसने झूठ बोला था अपने पति से। उसने झूठ क्यों बोला? सर वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्रेगनेंसी के 2 महीने पहले मुझे मिली थी और रो रही थी। क्या हुआ बरखा, क्यों इतना रो रही है? कुछ बताएगी? डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? और प्रकाश को बच्चा चाहिए। आखिरी बातों से पता चली तो वो मुझे छोड़ देगा। सर वो एक दिन अचानक मेरे घर आई। इतनी देर कहाँ लगा दी? कब से वेट कर रही थी? मंदिर गई थी। तुझे अचानक मंदिर की याद कैसे आ गई? वो सब छोड़, पहले मुंह मीठा कर। पर ये मिठाई किस खुशी में? वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर तू तो कह रही थी कि डॉक्टर ने बोला था 2 महीने पहले कि तू प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सर उस टाइम तो बरखा ने बातों को गोलमाल कर दिया था, और सर मैंने भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि वो बहुत खुश थी। तो इस दौरान प्रकाश यूएसए में था? हाँ सर, प्रकाश यूएसए में ही था, और बरखा ने मुझसे कहा कि प्रकाश को वो झूठ बोल दे कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान उसी के साथ थी। लेकिन सर हकीकत तो ये है कि बरखा मेरे साथ एक भी दिन नहीं थी, और ना ही वो मुझसे मिली। तो आपने ये बात प्रकाश को बताई? नहीं सर। सर मुझे अभी भी डाउट आ रहा है कि बरखा वाकई में प्रेग्नेंट थी भी या नहीं। कुलकर्णी, जिस हॉस्पिटल में पीहू पैदा हुई जरा वहां जाके देख। सर हमारे रिकॉर्ड में तो पीहू की माँ की जगह बरखा का नाम लिखा है। क्या ये वही औरत थी? अब सर 8 साल पुरानी बात है, एकदम से याद करना चेहरा मुश्किल है। डॉक्टर साहब ठीक से याद करके बताइए, क्या ये वही औरत थी? सर हमारे यहाँ एक ताई है, नीता ताई। वो पिछले 10 सालों से यहाँ पे काम कर रही है, शायद उन्हें याद हो। हाँ याद है मुझे ये औरत। इसने मुझे 1000 रुपया दिया था और साथ में साड़ी भी, बच्ची होने की खुशी में। क्या यही औरत थी जिसकी डिलीवरी हुई थी? नहीं सर, उस दिन जो डिलीवरी हुई थी वो लड़की जवान थी और गरीब तबके की लग रही थी। यही औरत लेके आई थी उसको, इसी ने उसका नाम बरखा लिखवाया था। जिस लड़की की डिलीवरी हुई थी उसका कोई आईडी वगैरह है अपने पास? नहीं सर, हम पेशेंट का आईडी प्रूफ नहीं मांगते। जो उन्हें साथ में लेकर आते हैं और जो नाम बोलते हैं हम वो लिख लेते हैं। सर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे भी बरखा के जाने के बाद पीहू बहुत दुखी रहती है, मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाती है। आपकी बेटी पीहू के बारे में हमें एक सच पता चला है। पीहू के बारे में? क्या? जिस हॉस्पिटल में पीहू का जन्म हुआ वहां हमने पूछताछ की तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बात अब तक आपसे कैसे छिपी रहेगी, या फिर आप जानते हैं और जानबूझ के हमारे सामने अनजान बन रहे हैं। सर साफ साफ क्यों नहीं बताते, बात क्या है, आप घुमा क्यों रहे हैं? यही कि पीहू आपकी और बरखा की बेटी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ सबूत है हमारे पास। जिस हॉस्पिटल में पीहू का जन्म हुआ
वहां के रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी माँ का नाम तो बरखा ही है, लेकिन पीहू को जिसने जन्म दिया वो लड़की कोई और थी। आपकी धर्म पत्नी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ मिस्टर प्रकाश। बरखा की फ्रेंड राशि ने हमें बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान वो बरखा के साथ नहीं थी, बल्कि बरखा ने ही राशि को झूठ बोलने के लिए कहा था कि वो उसके घर पे थी। नहीं सर, बरखा मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं नहीं मानता। झूठ तो आपसे बोला गया है और हमें लगता है कि बरखा की हत्या का तार इसी झूठ से जुड़ा हुआ है। बरखा ने पीहू को अलमारी में लॉक कर दिया था। शायद वो लोग पीहू को लेने आए थे। आप जहां पहले रहते थे वहां का एड्रेस बताइए। साहब ये शांता है, जब बरखा मैडम यहाँ पर रहती थी तो ये उनके घर पर काम करती। ठीक है, जाओ। क्या हुआ साहब? तुम्हारी बरखा मैडम का मर्डर हो गया। अब जो कुछ मैं पूछता हूँ सीधा सीधा बताना। पीहू बरखा की ही बेटी है? नहीं साहब, बरखा मैडम को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैडम, इंसानों का भी अजीब होता है ना, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है और जिसके पास है वो भी रो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको बच्चा नहीं है इसलिए आप दुखी हो, और वो किरण, उसको बच्चा होने वाला है इसलिए वो दुखी है। बच्चा होने वाला है तो वो दुखी क्यों है? अब बीन बाई लड़की माँ बनेगी तो रोएगी ना। वो क्या है ना, उसका जिसके साथ लफड़ा चल रहा था ना, वो एक नंबर का लफंगा था। जैसे उसको पता चला कि इसको बच्चा होने वाला है, बस वो शहर छोड़ के भाग गया। ये डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर ने भी बच्चा गिराने से इनकार कर दिया। तो मुझे मिलवा सकती हो उनसे? हाँ, बरखा मैडम ने मुझे बोला, इसलिए मैंने किरण को उनसे मिलवाया। आप फिक्र मत कीजिए कि बच्चा होने दीजिए, अब मैं ले लूंगी और इन सब में जो भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगी, और ऊपर से 1 लाख रुपए भी दूंगी। ये बात तुमने किसी को बताई थी, प्रकाश या फिर किसी और को? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताई। बरखा मैडम ने ये बात छुपाने के लिए मुझे 25,000 रुपए दिए थे। नंदन से अलग होने के बाद बरखा ने जो प्रकाश के साथ नई जिंदगी शुरू की वो झूठ के साथ की। शायद उसे डर था कि सच जानने के बाद कहीं प्रकाश उसे छोड़ ना दे। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और ये डर कई बार हमसे गलत काम भी करवाता है। बरखा ने भी यही किया। खुद मां नहीं बन पा रही थी तो किसी और की बच्ची को पैसे देकर खरीद लिया, और ये बात उसने अपने पति तक से छुपाई। बरखा की जिंदगी में कई राज थे और यही वजह थी कि बरखा की हत्या पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। सर एक बात तो कंफर्म है कि पीहू बरखा की बच्ची नहीं है। सर हो सकता है कि यह बात प्रकाश को पहले से ही पता चल गई हो और प्रकाश ने बरखा का मर्डर करवा दिया। ये जो पेंटर है रघु, उसके साथ ही जगन का पता चला? नहीं सर, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने खबरियों को अलर्ट कर दिया। और सर वो चाय वाले लड़के चिंटू, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर अपने खबरी का फोन आया था। नंदन मर्डर केस का जो सस्पेक्ट है चिंटू अपने चाय की टपरी पर वापस आया है। तू चिंटू है क्या? नंदन के घर पे चाय लेके जाता है? हाँ साहब, ये मर्डर वाले दिन भी वहां गया था, इसने बताया मुझे। मर्डर देखने गया था ना? चल पुलिस स्टेशन की चाय पिलाता हूँ तुझे। एक झूठ बोलेगा 100 डरने पड़ेंगे। साहब मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। भागा क्यों था फिर? सर वो भागा नहीं था, वो गाँव गया था, घर वालों की बड़ी याद आ रही थी। बहुत याद आती है, याद करके बता। आखिरी बार जब तू नंदन के घर चाय लेके गया था वहां कौन कौन था? साहब वहां पे क्या है? वो चाय का गिलास दो ना खाली। रुको। उसके माथे पे चोट लगी हुई थी और खून पोंछा हुआ था साहब। औरत की शक्ल ठीक से याद है ना? हाँ साहब। कुलकर्णी स्केच बनाओ। इस औरत को जानता है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। इसको जानते हो?
हाँ सर, जानता हूँ। ये तो नंदन की दोस्त मीना है। इसे तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ सर। इसके साथ 2 लड़के और भी थे, नंदन के दोस्त। मेरी बेटी और नंदन को भगाने में इन लोगों ने मदद की थी। अब कहाँ मिलेंगे ये? सर ये लोग काफी दिनों से यहाँ है नहीं। हाँ सर, ये आजकल दिल्ली में काम करते हैं। नहीं, उनके घर वाले तो होंगे। हाँ सर, है ना। बल्कि मीना के भैया भाभी तो हमारे घर के पास में ही रहते हैं। प्रजापति जी सर। उनके घर वालों से बात करो, पता लगाओ कहाँ है वो लोग। ओके सर। यहाँ पे हमें क्यों लाया? हमने क्या किया साहब? अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं कि तुम तीनों ने मिलकर नंदन की हत्या की है। सीधा सीधा सच सच बता दो, इसमें तुम्हारा फायदा है। हो सकता है सजा कम हो जाए। ठीक है, लगता है इनका वही हाल करना होगा जो बरखा के बाप ने किया था। नहीं सब प्लीज सब हम बताते सब। हम तीनों ने सिर्फ बरखा और नंदन के भागने में मदद की थी। ये लो, बड़ी मुश्किल से इसे लेके आई हूँ। अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो। मीना, मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगी? नंदन, बरखा, तुम लोग यहाँ भी जाओ, खुश रहो यार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लोग को बिल्कुल मत फोन करना और ना ही मिलने की कोशिश करना, क्योंकि तुम लोग को भगाने के बाद बरखा के पिताजी हम लोग पर कहर बरसाने वाले। हाँ यार, तुम लोगों की सेफ्टी इसी में कि हम लोग को कुछ पता ना चले कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। चल चल साहब, उस कांड के बाद बरखा का बाप हमारी जिंदगी में शामत बनकर आ गया था साहब। अब समझ में आया तुम लोगों को कि मैं तुम्हें थाने लेकर क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर थाने लेकर जाता तो वहां सिर्फ 3rd डिग्री का इस्तेमाल होता। यहाँ तो 4, 5, 6। बताओ, मेरी बेटी को लेकर वो कहां गया है? बोलो। अगर 5वीं डिग्री का इस्तेमाल हुआ, अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कहां मेरी बेटी को लेकर गया वो? बोलो। सर बताने के लिए हमें कुछ पता तो होना चाहिए ना। हमें सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ गए। सर, हमने उनकी भागने में मदद जरूर की है, लेकिन सच में नहीं पता है कि वो कहाँ है सर। प्लीज सर, जाने दो हमको। देखो हम सच कह रहे साहब। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। तुम लोगों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए उन दोनों को भागने में मदद की। अब जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दोस्त की इज्जत उतरेगी, तब शायद तुम्हें समझ में आएगा इज्जत उतारना क्या होता है। सर, उसके बाद हम तीनों दिल्ली चले गए। वहाँ एक मार्केटिंग कंपनी में हम तीनों ने जॉब शुरू कर दी। सर, धीरे धीरे पुराने जख्म भरने लगे थे साहब। सब उस दिन किसी काम से मुंबई आना पड़ा और इत्तेफाक से हमारी मुलाकात बरखा से हो गई साहब। आप लोग, बरखा, कितना बदल गई हो तुम। लेकिन तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले, आज भी साथ। कहाँ साथ में? हमारे एक साथी को तो तू भगा के लेके आई। कहाँ है वो? क्या बात है बरखा, सब कुछ ठीक तो है ना? वो मीना, वो मैं और नंदन अब साथ में नहीं रहते। तलाक हो गया हमारा। क्या? तो क्या करती? जिंदगी नरक बना दी थी उसने मेरी। शादी के बाद नंदन बिल्कुल बदल गया था। अगर उसके साथ रहती ना तो शायद मर चुकी होती अब तक। साहब, हमें जैसे ही पता चला कि जिन दोनों को साथ में करने के लिए हमने इतनी तकलीफें सही, आज वो दोनों अलग अलग हैं, तो हमें लगा कि जैसे हमें लगा कि हमारी दोस्ती को, हमारी कुर्बानी को उन्होंने बहुत बड़ी गाली दी है। तेरे वजह से बरखा के बाप ने हमारी जिंदगी नरक बना दी थी और तू इससे अलग हो गया। इसीलिए दी थी कि इतनी कुर्बानी हमने। अबे, हमने खुद नहीं छोड़ा उसको, वो खुद हमें छोड़ के चली गई है। तो और क्या करती? हाँ, जिंदगी भर तुम्हारे लात और घूंसे खाती। तुमने ज्यादा तरफदारी मत करो उसकी, समझ गए? तो क्या करेगा? तब तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई थी, क्योंकि तुम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया था। लेकिन अब तुम तीनों ने खुद चल के अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है।
आखिरकार पुलिस ने नंदन के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बरखा के कातिल की गुत्थी अब भी नहीं सुलझी थी। एक बात अब तक पुलिस के सामने साफ थी कि बरखा की हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, लेकिन यह हत्या किसने करवाई थी ये सवाल अब भी बना हुआ था और पुलिस सच जानने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वो जो मैंने बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाए थे सबके आ गए? हाँ सर, पाटिल ला ही रहा होगा। सर मैंने सबकी बैंक डिटेल्स चेक की। कुछ मिला? नहीं सर, किसी की भी अकाउंट से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं मिला, लेकिन प्रकाश ने 1 साल पहले एक डीएनए लैब को 30,000 रुपए दिए थे। डीएनए लैब? सर आप लोगों ने मुझे यहां क्यों बिठा के रखा है? आपको जो भी पूछना था वहां भी पूछ सकते थे आप। ये स्पेशल रूम है, कुछ खास बातें यहाँ की जाती हैं। ऐसी कौन सी खास बात करनी है आपको मुझसे? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम नहीं जानते कि पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है? सर क्योंकि सच है, मैं नहीं जानता था कि पीहू मेरी बेटी नहीं है। 1 साल पहले तुमने अपना और पीहू का डीएनए टेस्ट करवाया। कुलकर्णी, क्या ये जानते हो? डीएनए लैब का बिल। अब बोलो, झूठ क्यों बोला? सर मुझे बरखा पे उसी दिन शक हो गया था जब मैंने पहली बार उसे नंदन के साथ देखा था। तुमने बताया कि नंदन को तुमने 2 महीने पहले देखा था और ये डीएनए टेस्ट 1 साल पहले। नहीं सर, मैंने नंदन को 2 महीने पहले नहीं, 1 साल पहले ही देखा था। सर एक पल के लिए तो मुझे नंदन की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बरखा क्या बकवास कर रहा था वो आदमी? वो सच कह रहा था। एक बार धोखा खाया था मैंने, दोबारा नहीं खाना चाहता था। मुझे शक था कि पीहू मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट कराया और जब सच पता चला तो मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली ले लिया। मैं किसी भी तरह बरखा से दूर होना चाहता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। सर अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं उसे तभी मार देता, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी सर, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ठीक है, जा। हेलो, क्या? ठीक है, तुम नजर रखो। ओके सर, खबरी का फोन था, कह रहा था कि रघु का दोस्त जगन उसी एरिया में। उठा लो। ओके सर। कहाँ पे? सर वो रहा गए। पक्का पारिक सुपारी। सलाम साहब। रख। बरखा के घर भी गया था ना? बोल वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बोल। गलती हो गई साहब, गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था रघु के साथ साहब। साहब घर में बच्चे हमको नहीं मिले और यही बहाना बना कि रघु ने मुझे पैसा देने से मना कर दिया था साहब। देख जगन, बच्चा बच गया है, पार्टी पैसे देने से मना कर दी। जो 3 लाख रुपए मिले ना तो आपस में बांट लेते। देख मुझे मेरा पैसा दे दे वरना पुलिस को जाके सब बोल दूंगा। जाना, 3 लाख में से 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझा? मैंने मार दिया उसे।
बरखा और उसके बच्चे को मारने के लिए पैसे किसने दिए तुझे? सर ये नहीं सर। अब ये रोना धोना बाद में कर लेना। चल बोल। सर आपको पता है सबसे ज्यादा नफरत कहाँ होती है? वहीं जहां सबसे ज्यादा प्यार होता है। मैं बरखा के लिए अपने माँ बाप से लड़ गया, लेकिन वो मुझे जब पता चला कि मेरा और पीओ का डीएनए मैच नहीं करता है तो मुझे लगा कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। एक बार बरखा से पूछ लेता, वही बता देती कि वो पीहू की बायोलॉजिकल मदर नहीं थी। सर मैं गुस्से में पागल हो गया था। बरखा से अलग होने का इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस बच्ची की परवरिश अब आप अपने एनजीओ के थ्रू कीजिएगा। पीहू बेटा, ये बहुत अच्छी आंटी है, आपका एकदम अच्छे से ख्याल रखिए। नंदन की हत्या के लिए उसके दोस्त रवि, मीना और अशोक को गिरफ्तार किया गया और साथ ही प्रकाश को अपनी बीवी की हत्या की साजिश के लिए और जगन को बरखा और रघु की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। जिंदगी में अपनों द्वारा धोखा दिया जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसा होने पर नफरत, गुस्सा और बदले की भावना मन में आना भी स्वाभाविक है, लेकिन माफ करने की भावना उससे बढ़कर होती है। ये बेहद जरूरी है कि हम अच्छाई की राह कभी ना छोड़ें और ये कहावत याद रखें, नेकी कर दरिया में डाल। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।